हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लासेस शिकाबाद में, जिसमें आज हम क्लास 11th के लॉज के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th हमारे पास केमिस्ट्री के मतलब या फिर बोले जाए केमिकल के कॉम्बिनेशन के लिए 5 लॉ होते हैं। वन बाई वन हम सभी लॉज को कवर करेंगे। आज जितने हो सकते हैं हम उतने करेंगे इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें हम लॉज पढ़ेंगे उस टॉपिक को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि एक एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके क्या नियम हैं। ठीक है, तो वो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। हालांकि इसको हमने 5 टाइप की कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम उन 5 के नाम जान लेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब कि हम मास को बिल्कुल बचाना है। रिएक्टेंट्स में जो मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में लेके आना है। कैसे लेके आना विद डेफिनेशन में आगे करेंगे। तो पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब मास को कंजर्व रखना है, मतलब जितना था मास उतना ही बचा के रखना है प्रोडक्ट में। हमें ऐसे भी एक्सप्लेन करके दिखाना है। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन मतलब फिक्स्ड टाइप के एलिमेंट्स। जब कोई एक कंपाउंड बनता है उसमें फिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड हम कहीं से भी लाएं तो उसके बीच का हमें रेशियो बताना है इसमें। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, इसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। हालांकि आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। इससे पहले के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी बेसिक टॉपिक्स होते हैं, उनको सीखना बहुत जरूरी है, एक तरीके से कंपलसरी है। अगर उन टॉपिक्स को आप नहीं सीखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो इसी चैप्टर में कवर किए जाते हैं, तो आप जरूर से जरूर सीखें। फोर्थ लॉ का नाम है गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ या इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसी क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और लास्ट 5th लॉ हमारे पास है एवागैद्रोस लॉ। एवागैद्रोस लॉ। ठीक है, तो ये 5 लॉ हैं। इन 5 लॉ को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी वगैरह अगर लेके चल रहे हो तो इनको एक बार नोट कर लो। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। चलिए, हो गया। चलो, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम हमने क्या डाला था? लॉ ऑफ
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये लॉ हमें किसने दिया था? ये लॉ हमें दिया था लवोइजर। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, अगर इसके बारे में लिख रहे हो, इट वॉज गिवन बाय लवोइजियर। ठीक है, लवोइजियर। ठीक, अब इनको लवोइजियर शॉर्ट में बोलते हैं बेटा, पूरा नाम होता है इनका एंटोनी लॉरेंट लवोइजर। ठीक, इन्होंने क्या बताया था इस लॉ में? इस लॉ में इन्होंने बताया था कि जो भी कोई प्रोडक्ट बनते हैं किन्हीं दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट को मिला के, तो उनका मास ना ही तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, वो मास बराबर होगा उनके रिएक्टेंट्स के। तो एक तरीके से हमारे पास एक डेफिनेशन है जो कि एनर्जी और मास दोनों में काम आती है। डेफिनेशन है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड, या मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो सबसे पहले वही वाली डेफिनेशन लिख लो। तो हम यहाँ मास की बात कर रहे हैं, तो मास या मैटर जो भी मन हो वो आप लिखो, मास लिख लो या लिख लो मैटर। मास या मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर बी destroyed। मास या मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसी लॉ को हम कहते हैं क्या बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मतलब टोटल मास आपका कांस्टेंट रहेगा बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास। तो इसको एक तरीके से और लिख लो, टोटल मास इज कांस्टेंट, total mass is constant before and after the reaction। after the reaction means reactant का मास बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये A प्लस बी कोई दो रिएक्टेंट हैं, इनका मास इक्वल आएगा किसके? C प्लस डी के मास के, C प्लस डी के मास के। ये रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। और ये कैसे होंगे दोनों आपस में? इक्वल। ये मास कैसा होगा? EQU EQUAL इक्वल। ये मास कैसा होगा? इक्वल। ठीक, रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास। सिंबलाइज फॉर्म में हम इनको लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही हमें ये लॉ बताता है, कोई चेंज नहीं आएगा इसका। पहला लॉ इतना ही था। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम अपनी बुक ले लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी एडेड इन 42 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव 150 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन है, how much oxygen would be added with 42 gram of carbon to give, with 42 gram of carbon to give 150
150 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो बेटा हम रिएक्शन बना लेंगे। क्या बोल रहा है, कितना अमाउंट ऑक्सीजन का यूज हो जाएगा अगर हम 42 ग्राम कार्बन को बर्न करके 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है। अगर हम कहीं कार्बन जला रहे हैं 42 ग्राम, तो इसमें कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा जिससे हमें 150 ग्राम ऑक्सीजन मिल गया। तो हमें क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपनी रिएक्शन बनानी होगी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देंगे दोनों मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना है 42 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का हमें निकालना है, इसको x मान लो, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें दे रखा है, हम इसको इक्वल लिख देंगे 150 ग्राम। अब इधर से देखो ये प्लस की वैल्यू है, उधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो x इक्वल टू 150 माइनस 42, x किसके बराबर आ जाएगा आपका, निकालो 108 ग्राम। मीन्स अगर 42 ग्राम कार्बन को हम बर्न करते हैं तो हमें 108 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सभी लोग नोट कर लो एक बार, बस हो गया। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं हम अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ हमारा होगा लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनिट, इसी का नाम क्या लिखा था हमने, कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोल दे या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इस लॉ की हम डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन होगी एट अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स, मैं लिखूं अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स a given compound contains always same element, always same element in same proportion, या फिर ऐसे लिखो in exactly same proportion in exactly same proportion by weight irrespective of its source of nature, by weight irrespective its source of nature, by weight irrespective its source of nature। मतलब कि कोई कंपाउंड है, उसे हम कहीं से भी प्राप्त करें नेचर में, उसका रेशियो बाई वेट सेम ही होगा। तो हमारे आसपास एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है इसको करने के लिए, पानी, जिसको हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, H2O। चाहे आप नदी का पानी लो, चाहे झरने का पानी लो, चाहे घर के बाहर बहने वाले नाले का पानी लो, चाहे घर के अंदर आने वाला पानी लो, या बरसात का पानी लो, कोई भी पानी लोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, उसका फॉर्मूला रहेगा आपका ये
उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, है ना, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। अब अगर इस H2O में आप देखो तो इसके मास का रेशियो निकाल सकते हैं। मास का रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16। हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2, तो 1 × 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, तो 2:16 मीन्स डिवाइडेड बाई 1:8 मीन्स आप नेचर में कहीं से भी वाटर लाएंगे तो उसका रेशियो क्या आएगा, फिक्स रेशियो आएगा 1:8। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, आसपास नेचर में आपको CO2 मिल जाएगी। तो CO2 का फॉर्मूला मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाम क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला इसका क्या होता है CO2। इसका हम निकालेंगे अगर मास वाइज रेशियो, तो कार्बन का मास कितना होता है हमारे पास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। यहाँ 2 है ऑक्सीजन तो मास हो जाएगा 32। तो हम निकाल देंगे मास ऑफ कार्बन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना 32, तो कितने बार जाएगा 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो कितना आ गया 3:8 इसका रेशियो आ गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आओ, फिर या क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसकी हम लिमिटेशन समझते हैं। ठीक, इसकी लिमिटेशन समझते हैं, देन हम क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं, बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहले इतना नोट कर लो, आपको एक सेकंड देते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, गर्मी बहुत है, तो आज हम 2 ही लॉ कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, फिर बाकी लॉ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन से पहले हम करते हैं इसकी लिमिटेशन। क्या करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये अच्छा, ये चीजें बुक्स में लिखी होंगी, आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई समझ तो उससे मैं करा दे रहा हूं। ठीक, पढ़ा करिए बस। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन हमारा क्या है, इफ एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे हमारे पास CO2 है, वाटर है, ये जिससे भी बन रहे हैं उनके अगर आइसोटोप्स कंबाइन हो जाएं तो हमारा ये लॉ फेल कर जाता है। लिमिटेशन का मतलब भी होता है लॉ सिद्ध नहीं होना। जैसे कि एग्जांपल भी हमने CO2 लिया, हमें पता है कार्बन हमारे पास 2 टाइप होता है, एक होता है कार्बन 12, एक होता है हमारे पास कार्बन 14। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं C12 C14, ठीक है। एक इनके बीच का भी होता है, इनका भाई बंधु जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, C13। तो 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अच्छा कौन कौन नहीं जानता, जो नहीं जानते वो सीख लो। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, Z रहेगा सेम, और A क्या रहेगा डिफरेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमारे पास है CO2 और हमने दोनों टाइप ले लिए CO2 के, एक साइड CO2 दूसरे साइड CO2। अब यहां हम बता दें
ये हम ले रहे हैं कार्बन 14 से बनने वाला CO2, ये हम ले रहे हैं कार्बन 12 से बनने वाला CO2। तो यहाँ पर मास कितना लिखेंगे 12 रेशियो, वैसे तो निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाया था आपको, मास ऑफ कार्बन मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कार्बन कितना है 12, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 16 इंटू 2, तो 12 रेशियो 32, वही आएगा 3 रेशियो 8। अब इधर लिख लो, यहाँ कितना आएगा मास 14 और ये तो सेम ही रहेगा 32। 14 से इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किस टेबल से कट सकता है, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो यहाँ आएगा हमारा 7 रेशियो 16। यहाँ मास कितना आ रहा है, मास का रेशियो कितना आ रहा है 7 रेशियो 16। यहाँ कितना आ रहा है रेशियो बेटा 7 रेशियो 16। कोई दिक्कत, और कोई किसी का निकालना चाहो उसका भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1 H2 H3, जिसको आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, 3 होते हैं। चलो, तो वाटर का चाहो वाटर का भी निकाल सकते हो, वाटर का तो थोड़ा सा इजी है। तो हमने बनाया हाइड्रोजन H2O, दूसरा H2O और तीसरा H2O। अब इसमें आइसोटोप्स कैसे, इसमें हाइड्रोजन है उसका मास कितना है 1, इसमें हाइड्रोजन उसका मास कितना है 2, इसमें जो हाइड्रोजन उसका मास है 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू, सॉरी रेशियो ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ रेशियो कितना आएगा 2 रेशियो 16 मीन्स 1 रेशियो 8। यहाँ कितना आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन 2 के हिसाब से, तो सेम फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 रेशियो 16, 4 रेशियो 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 रेशियो 4 आ गया। और इसमें कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ आएगा 3 इंटू 2 रेशियो 16, 6 रेशियो 16, तो कितने नंबर टाइम से आएगा 2 3 या 6, 2 8 या 16, तो यहाँ रेशियो कितना आएगा 3 रेशियो 8। देखो तीनों का रेशियो डिफरेंट हो गया अगर आइसोटोप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो। एक बार ये आइसोटोप्स का एग्जांपल कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये लो हमारा कहाँ फ्लॉप कर जाता है, अगर हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बताना चाहो तो ऐसे बताओगे, इफ डिफरेंट आइसोटोप्स कंबाइन टू फॉर्म सेम प्रोडक्ट, तो ये लॉ हमारा वहां फेल कर जाता है, ये लॉ वहां क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, फेल। ओके, चलो नेक्स्ट, ये इसका पहला टाइप था, लिमिटेशन 1 थी ये।